हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज के क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे केमिस्ट्री में। ये एकमात्र ऐसा थ्योरी है जिसने बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा। किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, अगर ये सेंट्रल एटम है, ठीक है, अगर ये सेंट्रल एटम है तो इससे जुड़े हुए 3 एटम हैं, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा। इन तीनों एटम का इस सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, उसका अरेंजमेंट कैसा होगा। ये सिर्फ यही एकमात्र थ्योरी है जो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी होता क्या है, ये जानने से पहले आप ये जान लो कि हमें ये वेस्पर थ्योरी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, हमारे पास संकरण था, हाइब्रिडाइजेशन था, वो भी तो बताता था कि किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, लेकिन वो मॉलिक्यूल किसी भी लेकिन वो थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल का बंध कोण, उसकी आकृति और उसका जो मॉलिक्यूल में एटम का अरेंजमेंट है, ये बताने में संकरण असफल हुआ है। ये बताने में संकरण फेल हो गया। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें जिस थ्योरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला मेरा वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है संकरण का, तो ये क्लास आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपको मैं पहले से बता रहा हूं, है ना, तो इसे आप देख लो। या फिर अगर आपको संकरण का आइडिया है तो समझ आएगा। संकरण का आइडिया नहीं है तो मेरा पिछले वाला वीडियो लेक्चर जाके देख सकते हो, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म क्या होता है ये देख लो। ठीक है, ये हो जाएगा वी से हो जाएगा आपका वैलेंस, ठीक है, एस से हो जाएगा आपका शेल, वैलेंस शेल। ठीक है, ई मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, पी मतलब पेयर, आर मतलब क्या हो जाएगा रिपल्सन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। ठीक है, प्रतिकर्षण सिद्धांत क्या हो जाएगा, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, यह थ्योरी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह थ्योरी आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसके बिना आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, मतलब उसकी ज्यामिति और उसकी शेप, आकृति आप नहीं बता सकते। साथ ही साथ आप बंध कोण को भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले रहा हूं, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि वेस्पर थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या होता है यह वेस्पर थ्योरी, क्या होता है संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म रिपल्सन या फिर प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, तो इससे पहले आपने लास्ट वीडियो लेक्चर याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, स्टेरिक नंबर निकालना सिखाया था। ठीक है, क्या बताया था मैंने, स्टेरिक नंबर। ठीक है, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं बताया था मैंने, तो उसका फॉर्मूला क्या था 1/2। ठीक है, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस निगेटिव चार्ज। ठीक है, प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, क्या हो जाएगा यहां पास मोनोवैलेंट। ठीक है, मोनोवैलेंट एटम, कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया है तो उस मॉलिक्यूल में आप क्या करोगे, उसका स्टेरिक नंबर निकालोगे। ठीक है, स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं, उसके लिए क्या करोगे, फार्मूला यूज करोगे 1/2। ठीक है, उसके बाद जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम का क्या लेना है आपको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल में कोई निगेटिव चार्ज है तो उसे आपको क्या करना है, जोड़ देना है। अगर मॉलिक्यूल में कोई निगेटिव चार्ज है तो उसे जोड़ देना है, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसे को माइनस कर देना है। और जो भी मोनोवैलेंट एटम होगा उसको आपको जोड़ देना है। मोनोवैलेंट मतलब जो एक बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी आपका मोनोवैलेंट एटम है। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेरिक नंबर निकालने वाला फार्मूला। अब इसी फार्मूला के मदद से मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा और उस एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। जब हमारे पास संकरण था तो उसके रहते हुए हमें वेस्पर थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है उसे शॉर्ट में बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेस्पर थ्योरी। तो देखो आप 3 एग्जाम्पल में ले रहा हूं। ठीक है, 3 एग्जाम्पल देखो आप, ये हो जाएगा आपका CH4। ठीक है, CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2O वाटर। ठीक है, जब आप इन तीनों का स्टेरिक नंबर निकालोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी sp3 और इसमें भी, मतलब तीनों ही मॉलिक्यूल में sp3 संकरण है। कैसे निकालते हैं देखो, 1/2। ठीक है, 1/2 सेंट्रल एटम कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 + 4 एटम जुड़ा हुआ है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पास 8/2, यहाँ से निकल जाएगा 4। ठीक है, 4 निकल गया। अगर 4 आया स्टेरिक नंबर, ये क्या है? स्टेरिक नंबर है। ठीक है, ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं? यहाँ से स्टेरिक नंबर निकालें। ठीक है, ये जो 4 स्टेरिक नंबर है, 4 है मतलब इसमें sp3 संकरण है। ठीक है, अब जो ये स्टेरिक नंबर, ये इलेक्ट्रॉन युग्म है। अगर स्टेरिक नंबर 4 है मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है ये आपका बंध युग्म भी हो सकते हैं और एकाकी युग्म भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है आपका? बंध युग्म। ठीक है, और क्या हो सकता है? एकाकी युग्म। बंध युग्म को बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ये हो जाएगा बॉन्ड पेयर। और एकाकी युग्म को बोलते हैं शॉर्ट में लोन पेयर। LP मतलब लोन पेयर, BP मतलब बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो इसका क्या संकरण? sp3 संकरण है। इस मॉलिक्यूल में भी आप निकालोगे तो इसका संकरण क्या होगा? sp3 संकरण होगा। कैसे होगा? 1/2। ठीक है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 3 एटम इससे जुड़ा है, मतलब क्या हो जाएगा? 8/2। यहां से निकल जाएगा क्या? 4, मतलब 4 इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्या है इसमें? 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन युग्म बंध युग्म भी हो सकता है और एकाकी युग्म भी हो सकता है। अगर स्टेरिक नंबर 4 है मतलब sp3 संकरण है। समझ गए आप? बहुत बढ़िया। इसमें देखो H2O में इसका भी निकाल लो आप, स्टेरिक नंबर 1/2 हो जाएगा। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 6 + साइड एटम कितना है? 2, तो यहां से क्या मिलेगा हमें? 8/2। इसका भी क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा। अगर 4 स्टेरिक नंबर है मतलब sp3 संकरण है। अगर ये स्टेरिक नंबर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इससे मेरा पहले वाला वीडियो लेक्चर देखो। उसे देखने के लिए आप क्या करोगे? यूट्यूब में सर्च करोगे संकरण विथ हरि वर्मा, सर्च करोगे आप, पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप पूरा वीडियो को एक साथ देखना चाहते हो तो यूट्यूब में सर्च कीजिएगा फ्री एजुकेशन विथ हरि, आपको पूरा वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मीथेन मॉलिक्यूल है, अमोनिया मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, तीनों में आपका sp3 संकरण है। अगर तीनों में sp3 संकरण है, ठीक है, तीनों में sp3 संकरण है तो तीनों का स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, तीनों की ज्यामिति सेम होनी चाहिए, है ना। तो sp3 संकरण अगर होता है तो हमें क्या पता है इसकी संरचना क्या होगी? चतुष्फलकीय। अगर sp3 संकरण है मतलब इसकी संरचना क्या हो जाएगी? देखो क्या हो जाएगा यहाँ पास? संरचना। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो इसका संरचना हो जाएगा आपका चतुष्फलकीय। क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय। ठीक है, ये हो जाएगा आपका चतुष्फलकीय। क्या हो जाएगा? चतुष्फलकीय। ठीक है, इसका भी संरचना चतुष्फलकीय हो जाएगा, इसका भी संरचना, मतलब तीनों का संरचना चतुष्फलकीय हो जाएगा। अब आपको बताना है, क्या बताना है? इसकी
आकृति क्या होगी, इसका शेप क्या होगा। ठीक है, क्या बताना है आपको, आकृति आपको बतानी है, इसकी आकृति क्या होगी। ठीक है, तो देखो चतुष्फलकीय संरचना है मतलब क्या है, देखो चतुष्फलकीय मतलब कार्बन है। ठीक है, कार्बन से जुड़ा हुआ 4 हाइड्रोजन है, ये कार्बन से जुड़ा हुआ 4 हाइड्रोजन है, मतलब इसकी संरचना क्या है, चतुष्फलकीय है। लेकिन अमोनिया से जुड़ा हुआ, अमोनिया में क्या है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पास 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये एक लोन पेयर है, लोन पेयर है। और वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें 2 लोन पेयर है। तो ये बताइए हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर, इसमें 2 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन तो तीनों का सेम है, संकरण तो तीनों का सेम है, तीनों में sp3 संकरण है, पर हमें कैसा पता चलेगा कि इसमें स्ट्रक्चर अलग अलग बनेगा। संकरण सेम मतलब स्ट्रक्चर भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज देखो, इसका जो बंध कोण है, बंध कोण होता है आपका 109°28 रेडियस। ठीक है, इसके बीच का बंध कोण होता है 107°, और इसके बीच का बंध कोण होता है 105°। तो आप बताइए तीनों में जब संकरण सेम है तो इसकी संरचना भी सेम होनी चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर भी सेम होनी चाहिए, इसकी ज्यामिति भी सेम होनी चाहिए और बंध कोण भी सेम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और इसे ही ऐसा क्यों नहीं होता, इसे ही बताने के लिए हमें वेस्पर थ्योरी की आवश्यकता हुई। और वेस्पर थ्योरी बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना क्या होगी, उसकी ज्यामिति क्या होगी, उसका आकृति क्या होगी और उसका बंध कोण क्या होगी, ये सभी को वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करती है, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए, ऐसे आपको समझ आनी चाहिए। अब देखो जब आप इसका आकृति देखोगे तो इसका आकृति क्या हो जाएगा, इसका आकृति तो चतुष्फलकीय है। क्या है आपका, चतुष्फलकीय। ठीक है, इसकी आकृति हो जाएगी चतुष्फलकीय, है ना, इसकी आकृति हो जाएगी चतुष्फलकीय। तो देखो इसका आकृति क्या होगा, इसकी आकृति क्या होगा, देखो इसका आकृति हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, समतलीय पिरामिडीय। क्या होगा, समतलीय पिरामिडीय, ये हो जाएगा आपका, इसकी आकृति हो जाएगा समतलीय। ठीक है, समतलीय पिरामिडीय, ये हो जाएगा इसकी आकृति। ठीक है, अब देखो इसकी आकृति क्या हो जाएगी, इसकी आकृति हो जाएगा बेंट, वी शेप या फिर बेंट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा है, देखो ऐसे। मतलब आपको क्या समझ आ रहा है, मतलब हमें यह देखना है कि किसी भी मॉलिक्यूल की जब हम लोग ज्यामिति या फिर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ज्यामिति या फिर स्ट्रक्चर की, तो उसमें लोन पेयर, ये क्या आपका लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ज्यामिति, ठीक है, तो ज्यामिति में जो आपका लोन पेयर होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, मतलब एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन और बंध युग्म, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन और बंध युग्म इलेक्ट्रॉन दोनों को जोड़ते हैं ज्यामिति के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर के लिए दोनों को जोड़ेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं उसकी आकृति, ठीक है, आकृति, तो आकृति में सिर्फ बंध युग्म इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर को जोड़ते हैं। आकृति में लोन पेयर आकृति का भाग नहीं होता है। अगर मैं पूछूं इसका आकृति क्या है तो आप लोन पेयर को भूल जाओ। अब बताओ, एक हाइड्रोजन है, अब बताओ एक नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब इसकी आकृति क्या है, समतलीय पिरामिडीय है। समतलीय पिरामिडीय मतलब कुछ इस प्रकार का आकृति है इसका। ये आपका लोन पेयर हो गया, और लोन पेयर में मतलब ये नाइट्रोजन है बीच में, और इससे 3 हाइड्रोजन आपका जुड़ा हुआ है। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे अगर उसी प्रकार मैं पूछूं इसकी आकृति क्या है, तो देखो आकृति में मतलब आपको लोन पेयर को छिपा देना है। लोन पेयर आकृति का भाग नहीं होता है, लिख लो इसे। ठीक है, अब बताओ ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, मतलब बेंड शेप है कुछ इस प्रकार, इसको आप भूल जाओ। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है ये। यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और यहाँ का ऑक्सीजन है जिसमें लोन पेयर है। ये 2 लोन पेयर, इससे आप भूल जाओ, मतलब लोन पेयर आकृति का भाग नहीं होता है।
आकृति देखना है, सिर्फ बॉन्ड पेयर देखना है, और आपको ज्यामिति देखना है, ज्योमेट्री देखना है, तो उसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को देखना है। समझ गए? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बताइए हम लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे पहचानेंगे? किसी भी स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कैसे पहचानेंगे, यही सवाल है। तो ये आपका बहुत ही जबरदस्त सवाल है। आप कैसे पहचानोगे? देखो, स्टेरिक नंबर 4 है, तो मैंने वो क्या बोला, 4 अगर स्टेरिक, जो भी स्टेरिक नंबर आता है वो लोन पेयर भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर हो सकता है। वो सिर्फ जो स्टेरिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब वो इलेक्ट्रॉन पेयर बंध का भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है और लोन पेयर भी हो सकता है, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन हो सकता है। आप पहचानोगे कैसे? ये देखो, अगर मैं बात करता हूं मीथेन मॉलिक्यूल में, तो हमें दिख रहा है कि कार्बन है, ठीक है, कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ 4 हाइड्रोजन है। कार्बन है और कार्बन से जुड़ा हुआ 4 हाइड्रोजन है, मतलब एक कार्बन है अगर उससे जुड़ा हुआ 4 क्या होगा? हाइड्रोजन। तो बताओ, ये कार्बन है, ठीक है, और इससे आप 4 हाइड्रोजन को जोड़ दो, ठीक है, 4 हाइड्रोजन को जोड़ दो, तो बताइए इसके पास इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है, क्योंकि देखो स्टेरिक नंबर 4 मतलब 4 युग्म। देखो यह होगा 1 युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म, 4 युग्म को, क्योंकि एक जो बंध बनता है 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में बनता है, और ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं युग्म। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? हम लोग युग्म बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार तो हो गया मीथेन में। अब अमोनिया में देखो, अमोनिया में क्या होता है, आपको क्या देखना है? इसका भी स्टेरिक नंबर 4 है, स्टेरिक नंबर 4 है। तो देखो, एक तो यह हो गया, हमें देख के पता चले कि नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो यह होगा 1 युग्म, दूसरा युग्म और तीसरा इलेक्ट्रॉन युग्म। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म तो हमें मिल गया 3 हाइड्रोजन से। अब 1 इलेक्ट्रॉन युग्म बचा है, तो क्या है यार? वही तो लोन पेयर है, वही जो बचा है वो लोन पेयर है। उसी प्रकार ऑक्सीजन में क्या है? स्टेरिक नंबर 4 है, तो इसमें 4 में 2 तो हो गया आपका 2 हाइड्रोजन के साथ, मतलब 2 हो गया आपका बॉन्ड पेयर। बचा क्या? 2 जो 2 बचा वो आपका लोन पेयर है, जो 2 बचा हो क्या? आपका लोन पेयर है। इस प्रकार आपको निकालना होता है कि बॉन्ड पेयर क्या होता है, लोन पेयर क्या होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। इसमें मैंने क्या बताया कि आपको वेस्पर थ्योरी की आवश्यकता क्यों हुई, संकरण के रहते हुए वेस्पर थ्योरी की आवश्यकता क्यों हुई। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि जो वेस्पर थ्योरी है उसकी जो रूल क्या है, वेस्पर थ्योरी ने क्या बताया। तो आपको सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। जो मैं आपको 4 बातें बता रहा हूं उसको आप बहुत बढ़िया से याद रख लो। अगर उन 4 बातों को आप याद रख लेते हो तो आपको वेस्पर थ्योरी बहुत बढ़िया से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसकी 4 बातें कौन कौन सी है ये देखो। सबसे पहले क्या आ जाएगा? किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर या फिर संरचना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। क्या हो जाएगा? किसी भी, ठीक है, मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप भी, मॉलिक्यूल की संरचना, ठीक है, संरचना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती है। ठीक है, अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देखो ये इसका फर्स्ट रूल है। ठीक है, रूल नंबर क्या है? रूल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल की संरचना उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये क्या है? ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि जो स्टेरिक नंबर निकलता है वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। स्टेरिक नंबर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही निकालते हैं। अब जो ये लोन पेयर है क्या हो सकता है आपका? ये बॉन्ड पेयर भी हो सकता है और आपका लोन पेयर भी हो सकता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड पेयर भी हो सकता है, लोन पेयर भी हो सकता है। जैसे आप देखो CH4, ठीक है, CH4 के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है ना, ये आपका है CH4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें कार्बन से जुड़ा 4 हाइड्रोजन है। ये चारों हाइड्रोजन क्या है आपका? ये 4 हाइड्रोजन जो जुड़ा है कार्बन से वो बॉन्ड पेयर है, बंध के रूप में है। ठीक है, लेकिन NH3 में नाइट्रोजन से कितना जुड़ा है हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। और हमें क्या पता है कि नाइट्रोजन का
वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो उसने बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर लिया, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जिस भी इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बनाने में यूज होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग शादीशुदा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मतलब विवाहित इलेक्ट्रॉन है वो। जैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शादी कर लिया वो, मतलब क्या है ये, मैरिड, मतलब वो विवाहित इलेक्ट्रॉन है। और जिस इलेक्ट्रॉन का विवाह नहीं हुआ रहता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। जिस इलेक्ट्रॉन का शादी हो जा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर। ये क्या है, तीनों बॉन्ड पेयर है, और ये है आपका लोन पेयर, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी शादी नहीं हुई है अभी, है ना। उसी प्रकार H2O में देख लो, H2O का स्ट्रक्चर देख लो आप, ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से, मतलब इसका भी स्टेरिक नंबर 4 है, तीनों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है, तीनों में sp3 संकरण है और तीनों का स्टेरिक नंबर 4 है। तो देखो इसमें ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ठीक है, 6 होता है, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 और 6। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, मतलब इन दोनों में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शादी हो गई है। अब जो 4 इलेक्ट्रॉन बचा है उन चारों इलेक्ट्रॉन की शादी नहीं हुई है, और जिन इलेक्ट्रॉन की शादी नहीं हुई रहती है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें एक भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया पहला रूल। रूल नंबर 2 क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ प्रतिकर्षण करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षण करते हैं। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रतिकर्षण करते हैं, ठीक है, प्रतिकर्षण करते हैं। अब ये प्रतिकर्षण कैसे करेगा ये देखो, ठीक है। अगर मैं यहाँ NH3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, NH3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, अमोनिया बीच में होगा, इसमें एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर होगा, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो आप बताइए यार, मैंने आपको क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। और आप बताइए ये जो 2 बॉन्ड बना है, 2 बॉन्ड, ये बॉन्ड कैसे बना है भाई साहब, ये बॉन्ड कैसे बना है, इलेक्ट्रॉन के मिलने से ही तो बॉन्ड बना है। और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और इस जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है इसका रिपल्सन इन दोनों बॉन्ड के साथ होगा, इन दोनों बॉन्ड के साथ होगा, मतलब बॉन्ड पेयर का रिपल्सन बॉन्ड पेयर के साथ भी होता है, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन लोन पेयर के साथ भी होता है, साथ ही साथ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में भी रिपल्सन होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया इसमें दूसरा रूल, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसमें तीसरा रूल कौन सा है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तीसरा रूल है, ठीक है, इसे आप बहुत बढ़िया से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे आप स्टार करके लिख लीजिए, ठीक है, स्टार करके लिख लीजिएगा। ये आपका हैशटैग नंबर 3। कोई भी मॉलिक्यूल में जो परमाणु है वो अपने आप को एक दूसरे से दूर रखना चाहते हैं ताकि कम से कम प्रतिकर्षण फील कर सके, कम से कम प्रतिकर्षण अनुभव कर सके। तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल में, ठीक है, मॉलिक्यूल में परमाणु, ठीक है, परमाणु एक दूसरे से क्या हो जाएगा, यहां पास एक दूसरे से दूर, ठीक है, दूर रहना चाहता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रहना चाहता है, ताकि
कम से कम प्रतिकर्षण अनुभव करे। क्या हो जाएगा? कम से कम प्रतिकर्षण अनुभव करे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका तीसरा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल। तो क्या होगा, देखो क्या होगा, अगर मैं बोलूं आपके पास क्या है, आपके पास एक सेंट्रल एटम है और उससे जुड़ा हुआ 2 परमाणु है। एक सेंट्रल एटम है, उससे जुड़ा हुआ 2 परमाणु है। तो आप उसको कुछ इस प्रकार से अरेंज करो कि वो एक दूसरे से बहुत कम प्रतिकर्षण या फिर बहुत कम रिपल्सन फील करे, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किसके बीच में होता है? सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। और सबसे कम प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, ठीक है। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू बहुत बड़े समझ लो। H2O के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 लोन पेयर कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इस संरचना की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किसके बीच होगा? लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। और सबसे कम प्रतिकर्षण बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। अगर मैं इसको बोलूं ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। अगर इसको ABC नाम देता हूं, ठीक है। और यहां मैं बोलूं कि प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा किसके बीच में है, प्रतिकर्षण का ऑर्डर बता दो, क्रम बता दो, तो आप क्या बोलोगे? सर सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर के बीच में होता है, मतलब सबसे ज्यादा रिपल्सन A में होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, मतलब ये हो गया आपका लोन पेयर और ये हो गया बॉन्ड पेयर, मतलब इसमें रिपल्सन होगा, यहाँ आएगा आपका B। और सबसे कम रिपल्सन होगा आपका C में। किस में होगा? C में, क्योंकि C सिर्फ क्या है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में बीच का रिपल्सन है, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसमें एक चौथा रूल है, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। देखो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल को लिखवा रहा हूं, आप इसको समझ गए, मतलब वेस्पर आपके मुट्ठी में है, जैसे ये आपके मुट्ठी में है वेस्पर थ्योरी। बस इन चारों बातों को आप समझ लो, इन 4 नियमों को आप समझ लो, ठीक है। तो इसमें चौथा क्या हो जाएगा कि जो डबल बॉन्ड होता है उससे हम लोग सिंगल बॉन्ड मान सकते हैं। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड को ठीक है सिंगल बॉन्ड मान सकते हैं। अब कैसे मानेंगे ये देखो, अगर मैं बात करूं बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या आपका बेरिलियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? बेरिलियम बीच में होता है और 2 क्लोरीन इससे जुड़ा होता है। 2 क्लोरीन क्या होता है? इससे जुड़ा होता है। अगर मैं बोलूं कि आपको 2 बिल्ली को एक दूसरे से दूर रखना है, या फिर 2 डेंजर दोस्त है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही डेंजर दोस्त है, इसको आपको दूर रखना है ताकि इसके बीच में लड़ाई ना हो। अगर ये पास होगा तो क्या होगा? ये क्या करेगा? ये जो है अपने दोस्त को कान के नीचे देगा, कान के नीचे एक लाफा देगा, और ये क्या करेगा? इसके कान के नीचे एक लाफा देगा और युद्ध बढ़ जाएगा, महाभारत शुरू हो जाएगा। अब यहाँ आपको महाभारत को रोकना है, मतलब इसमें शांति प्रस्ताव लाना जरूरी है। शांति प्रस्ताव कैसे लाओगे? आप अगर इन दोनों को दूर कर दो, आप इन दोनों को दूर कर देते हो तो इसमें लड़ाई नहीं होगा। इसका हाथ इस तक नहीं पहुंच पाएगा और इसका हाथ इस तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप इन दोनों को ऐसे दूर कर देते हो तो इसमें लड़ाई नहीं होगी। अब इसमें रिपल्सन बहुत कम है, इन दोनों के बीच में क्या है? रिपल्सन बहुत कम है, और इसके बीच का बंद कोण है आपका 180 अंश, ठीक है। उसी प्रकार CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार बनेगा, ठीक है। ये मतलब
दोनों ऑक्सीजन को आप कार्बन से 180 में जोड़ दो, 180 अंश का कोण बनाते हुए जोड़ दो, इसके बीच में प्रतिकर्षण बहुत कम होगा। अब देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, बात वही है। ये भी 180 अंश का बंध कोण के द्वारा जुड़ा है, ये भी 180 अंश के बंध कोण के साथ जुड़ा है। अगर डबल बॉन्ड में ज्यादा प्रतिकर्षण रहता तो इसमें बंध कोण क्या होता, कम हो जाता, लेकिन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होने से इसके प्रतिकर्षण में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दोनों के बीच का बंध कोण सेम ही है। समझ रहे हो आप बात को, बहुत बढ़िया से समझो, ठीक है। एक बार आप इसको और देख लो, रूल नंबर 3 को देखो, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण किसमें होता है, लोन पेयर के बीच में। मैंने आपको क्या बताया कि जिसकी शादी नहीं हुई रहती है उसे हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। दो डेंजर दोस्त है, दोनों की शादी नहीं हुई, वो लोन पेयर है। अब देखो लोन पेयर के बीच में क्या है, शादी नहीं हुई मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई होगा, शादी नहीं हुई मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई होगा, क्योंकि जिसकी शादी नहीं हुआ रहता है वो निकम्मा रहता है, गांव में घूमते रहता है इसे एकदम फालतू इधर उधर, वो उसका कुछ काम नहीं, तो वो क्या करता है, जो मिला नहीं कि उसके साथ लड़ाई करना शुरू कर देगा, क्योंकि न उसका कुछ काम घर में है न उसका कुछ काम बाहर में है, तो बस वो लड़ाई ही करेगा। शादी नहीं हुआ यार, लड़ाई करेगा, निकम्मा टाइप से घूम रहा है। इसी कारण लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। अब जो बॉन्ड पेयर है इसमें रिपल्सन सबसे कम होता है, क्योंकि इसकी तो शादी हो गई है। क्या करेंगे, घर में भी अपने बीवी के साथ लड़ाई, वाइफ के साथ लड़ाई करते रहते, बाहर में कितना लड़ाई करेगा यार, घर में भी लड़ाई बाहर में भी लड़ाई, नहीं कर पाता है ये। घर के लड़ाई से इसको फुर्सत नहीं मिलता, बाहर में क्या लड़ाई करेगा यही कारण है कि जो बॉन्ड पेयर है इसमें रिपल्सन सबसे कम होता है। अब बच गया लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। मतलब लोन पेयर कभी कभी क्या करता है, जो बॉन्ड पेयर जिसका शादी हुआ उसको मारने चला जाता है, उसके साथ युद्ध करने चला जाता है, जबकि बॉन्ड पेयर क्या बोलता है, भाई मैं युद्ध करने के लिए अब तैयार नहीं हूं, मैं घर में लड़ाई कर करके थक जाता हूं, तेरे साथ क्या लड़ूंगा मैं। यही कारण है कि ये जो बॉन्ड पेयर में पूरी ताकत के साथ रिपल्सन नहीं कर पाता, पूरी ताकत के साथ रिपल्सन नहीं कर पाता, इसीलिए इसमें जो रिपल्सन है इन दोनों के बीच के बराबर का होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्सन बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये तो है वेस्पर थ्योरी। इन 4 बातों को आप समझ लो। यही जो 4 बातें हैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में जब आपको बताऊंगा कि कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी और उसकी शेप क्या होगी, बहुत काम देगा ये बहुत काम देने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होगा, शेप कैसे होगा, उसके बीच का बंध कोण कैसे होगा, और अगर लोन पेयर है तो बंध कोण में क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोन पेयर नहीं है तो बंध कोण में क्या प्रभाव पड़ा है। आपने देखा कि अमोनिया का जो बंध कोण है वो मीथेन से कम होता है, जबकि दोनों में sp3 संकरण है। इसका कारण क्या है, अमोनिया में लोन पेयर रहता है, वो लोन पेयर बॉन्ड को दबा देता है। CH4 में क्या होता है, कार्बन से जुड़ा हुआ आपका 4 हाइड्रोजन, ये आपका CH4 है। ठीक है, लेकिन मैं बात करूं NH3 में, तो NH3 में एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन है। देखो इसके बीच का बंध कोण 109 अंश 28 रेडियस है। ठीक है, लेकिन इसके बीच का बंध कोण है 107 अंश, 107 अंश, मतलब बंध कोण में कमी आ गई है। कमी क्यों आया है, क्योंकि ये लोन पेयर है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण ये क्या करता है, देखो पहले अमोनिया कुछ ऐसे रहता है, फेन टाइप से, फेन से ऐसे लटके रहते, ये आपका लोन पेयर है और ये आपका 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए है। ठीक है, पहले अमोनिया कुछ इस प्रकार का होता है, इस प्रकार से, लेकिन ये जो आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, इसको प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षण के कारण ये बॉन्ड कुछ नीचे झुक जाता है, बॉन्ड नीचे झुक जाता है, और बॉन्ड का नीचे झुकने से इसके बीच का बंध कोण कम हो जाता है, इसके बीच का बंध कोण कम हो जाता है, और इसी को वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करता है। इसी को कौन एक्सप्लेन करता है, वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करता है, इसे संकरण एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जितने टाइप के मॉलिक्यूल है, जितने भी टाइप के मॉलिक्यूल है उसमें संकरण कैसे निकालते हैं, साथ ही साथ उसका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री और शेप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कितने टाइप के मॉलिक्यूल पॉसिबल है पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे वातावरण, पूरे
अर्थ में कितने प्रकार के मॉलिक्यूल पॉसिबल, उन सभी प्रकार के मॉलिक्यूल को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो पॉसिबल मॉलिक्यूल में मैं आपको टाइप बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो मॉलिक्यूल का टाइप है वो है आपका AB टाइप के मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा हो जाएगा AB3 टाइप के मॉलिक्यूल। इसमें एक और है, ठीक है, वेरिएशन है AB2E1 ठीक है। अगर E1 है मतलब समझ लो एक लोन पेयर है, E1 मतलब लोन पेयर, B मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर, B है मतलब बॉन्ड पेयर है, E है मतलब लोन पेयर। ठीक है, तीसरा हो जाएगा AB4 टाइप के मॉलिक्यूल। इसमें वेरिएशन है AB3 हो जाएगा और एक लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, और AB2E2 मतलब दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर है इसमें। ठीक है, चौथा हो जाएगा आपका AB5 प्रकार के मॉलिक्यूल, मतलब इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, इसके अंतर्गत AB4 हो जाएगा, इसमें एक लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, AB3 हो जाएगा, इसमें दो लोन पेयर हो जाएगा, और AB2 हो जाएगा और इसमें 3 लोन पेयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा लोन पेयर, 3 हो जाएगा। पांचवा में क्या हो जाएगा आपका AB6 टाइप के मॉलिक्यूल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा AB5 और एक लोन पेयर, AB5 और एक लोन पेयर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा आपका AB7 प्रकार के मॉलिक्यूल। तो पूरे एटमॉस्फेयर में इतने ही प्रकार के मॉलिक्यूल है, इससे बाहर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। और इन सभी प्रकार के मॉलिक्यूल को मैं एक एक एग्जाम्पल के थ्रू, कितने लोन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है, उसकी संरचना क्या होगी, उसकी बॉन्ड एंगल क्या होगी, बंध कोण क्या होगी, उसकी आकृति क्या होगी, सब चीज़ों को मैं एक एक करके बहुत बढ़िया से नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि यह क्लास मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, बहुत बड़ा हो गया है। अगर और एक्सप्लेन करूंगा तो ये आधा घंटा और लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बढ़िया से पढ़ते रहिए।